हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में अपन ने मैथ्स थर्ड का जो पेपर था उसमें प्रश्न नंबर 3 तक तो हल कर लिए थे, ठीक। और ये सॉल्यूशन आप निशांस क्लास एज के माध्यम से देख रहे हो, इसी ऐप पर देख रहे हो, ठीक है ना। तो पुनः आपका निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए आगे की वीडियो। प्रश्न नंबर 3 तक तो हल कर लेते अपन, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 से आज हल करते हैं अपन, ठीक है। चलो, एबीसी में डी समांतर बीसी यदि एडी बटा डीबी बराबर 2/3, ये अनुपात भी हो सकता है, तथा एसी बराबर एक्स, ईसी बराबर एक्स प्लस 6, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, थेल्स प्रमेय, अगर किसी त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा समांतर हो, ठीक है, तो इस थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अन्य दो भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, अर्थात एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो आइए, एडी बटा डीबी, एई बटा ईसी, तो 2/3 एक्स बटा एक्स बटा एक्स प्लस 6। वज्र गुणन किया अपन ने, 2x, 2 को 6 से गुणा करा 12, 3 को 1 से 3x, 2x माइनस 3x, ये इधर ले जा -12, माइनस एक्स बराबर -12, तो x बराबर 12, इतना ही अपन को ज्ञात करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से ये भूमि का एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के, मीनार हमेशा ये मीनार, ठीक है, ये मीनार के 5 बिंदु का मतलब आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, ठीक है। ये मीनार के 5 बिंदु, आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो लंब और आधार का मामला है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, tan 30 बीसी बटा एबी, ठीक। tan 30 का मान 1/√3, एक और एबी का मान कितना है 30, वज्र गुणन किया 30 से बीसी रूट, ये इधर आ गया बीसी बराबर 30√3। अब रूट का मान नीचे आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। बीसी बराबर, अब इसको परिमेयकरण कर दिया, √3 गुणा कर दिया, 30√3/3, ये इसे काट दिया अपन ने, तो आ गया 10√3 मीटर, इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, अपन पढ़ के देखते हैं। यहां पर देखो भाई, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई बिंदु, ई एक बिंदु है, ये रहा समांतर चतुर्भुज। इधर देखो आप, ये इसको बढ़ा दिया कहां तक, ई को। अब ये बीई, बी से ई को मिलाया तो वह सीडी भुजा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात काटती है। सिद्ध करना है ए बी ई, और दूसरा कौन सा है, सी एफ बी, ठीक है। तो अब आइए इसमें देखते हैं अपन, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, बीईसीडी को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना है, ये वाला लिख दिया ए बी ई, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर आपको चित्र बना के ए बी, इसी में से काट दिया मैंने,
ए बी और ये ई। दूसरा कौन सा? सी एफ बी, सी एफ बी। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। और ए बी और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक। ये और ये एक दूसरे के एकांतर है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो इस तरह बनेंगे जो कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर। ये एकांतर। कोण ए बराबर कोण सी, सन्मुख कोण है, ये रहा कोण ए यहां और यहां सी, दोनों आपस में क्या है? सन्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कोण ए बराबर सन्मुख कोण। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। लिखते तो कोण कोण सम, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा शेष कोण, तो ये समरूप हो गए। कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी ए बी इति सिद्धम। और लिखना है आपको 60वां। दो घनों में प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाने पर बने ठोस अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सब करते हैं दो घनों को, ठीक है, मिलाने। ये चित्र पुराना आ रहा है, ठीक है। दो घनों को मिलाया, चित्र आगे भी दे रखा है, नहीं दे रखा। देखो दो प्रकार के घन है, वर्गाकार है, ठीक है। अब भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे रखा है? 64। और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गई तो भुजा कितने है? 4। ये भी 4, सारी 4 है। अब इनको मिलाएंगे यूं, ठीक है। एक फलक को मिलाया तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8। 4 और 4 कितनी हो गई है? 8। तो लंबाई तो कितनी हो गई? 8। लेकिन ये चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी 4 4, ठीक है ना बात? आगे आते हैं। चौड़ाई और ऊंचाई 4 4 ही रहेगी। अब इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई, यहां कुछ भी नहीं है, ये वैसे रख रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। गलत छप रहा है यहाँ, ठीक है। 8 इंटू 4, नीचे समझ में आ रहा होगा। 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। इनको जोड़ा 80, 80 को 2 से गुणा किया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई इसको ध्यान से पढ़ो। एक ठोस क्या दे रखा है? एक ठोस के एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक, जिसकी त्रिज्याएं कितनी है? 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक। चलो अब देखो चित्रपट बना के देखते हैं। पहले वो यूं कह रहा है ए शंकु और ये इसका अर्धगोला, दोनों मिले हुए हैं। अब ये इसकी त्रिज्या r, ठीक है, क्या दे रखी है? 1 सेमी, r 1 है। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी r के बराबर है, तो ये भी h बराबर r, ठीक है। h बराबर त्रिज्या अर्थात r,
कितनी है 1 सेमी। तो इस ठोस के वस्तु का आयतन, जो ठोस वस्तु है उसका आयतन पाई के पदों में, तो एक तो है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद दे रखा है इसमें शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, हाँ वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/3 1/3। अब यहां अपन ने क्या करा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है भाई, ये यहां गलत छाप रखा है छापने वाले ने, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और साथ में बटे में 3 भी कॉमन लिया है, ये वाला 3 और ये वाला 3 इधर ले गया। अब यहाँ आर क्यूब है, आर स्क्वायर आया तो 2r बचेगा, यहां पर ये पूरा ही कॉमन आ गया तो क्या बचेगा h। अब पाई आर की वैल्यू है 1 × 1 आर स्क्वायर, 3 का 3, 2 × 1, 1 का मतलब त्रिज्या और h का मतलब भी 1 ही था, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3, 3 से 3 काट दो तो क्या बचेगा पाई, पाई सेमी क्यूब इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। x बराबर 5 7 9 11, ए बराबर ये। अब अपन को सूत्र याद है कि समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से, ठीक, छोटा ही सवाल है इसलिए प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, हालांकि कल्पित माध्य पद विचलन विधि वगैरह वगैरह इसमें होती है। ठीक है, तो सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ, ये प्रत्यक्ष विधि से इसका मान होता है। प्रत्यक्ष विधि, सॉरी, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो ये जोड़ा, इसको गुणा करा, 5 चौक 20, 8 7 56, 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया, इनका है टोटल 152 बटे 20। अब इसको 2 से काट दिया 76 और 10, अब 10 का पार्ट है भाग देने का मतलब है इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना। ठीक है, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चलो यहां चित्र बना के देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये 60 मीटर की ऊंचाई, डोरी को स्थायी रूप से यहां जमीन से बांध दिया, सब बांध दिया। ठीक है, ये डोरी, क्योंकि पतंग जब उड़ती है, मकर संक्रांति का माहौल है, पतंग भी उड़ रही है, तो पतंग हमेशा यूं जाती है, उड़ाता है ना कोई, तिरछी, कभी भी यूं नहीं जाती। ठीक, तो तिरछी जाती है, कितने डिग्री के कोण पर है 60 डिग्री, 60 डिग्री के, अर्थात उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक, तो आते हैं त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 60 तो लंब तो कितना है 60, कर्ण, कर्ण ज्ञात करना था इसलिए अपन ने साइन का उपयोग किया है। अगर लंब और आधार का मामला होता तो टेन थीटा उपयोग में लेते। ठीक है, साइन 60 डिग्री 60 बटा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, वज्र गुणन कर दिया इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AC √3/120,
AC बराबर, अब ये रूट की संख्या बटे में आ गई जो कि नहीं आना चाहिए, इसको हटाना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सवाल है, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, इनको हटाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। रूट 3, तो अपन ने क्या करा, इसको हटाने के लिए रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 120 रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो 3, या रूट 9 और 9 का वर्गमूल 3, इसको इससे काट दिया अपन ने 40 बार, तो 40 रूट 3 मीटर इसका आंसर हुआ। ये हुई डोरी की लंबाई। अब आता है 11, ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ठीक है, दिया है। अब यहां पर देखो, ABCD एक समलंब है जिसके AC तथा BD बिंदु यह कर रखा, चित्र देख लो आप। अब सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO और CO बटा DO, ये विकर्ण कर रहे हैं। रचना क्या करी अपन ने, यहाँ EO समांतर AB खींच दी, ठीक है। ये चित्र कैसे बना सकते हैं अपन यहाँ चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पर EO समांतर DC खींच दी, ठीक है। ये चित्र को यूं भी बना सकते हैं अपन, ज्यादा बेटर करने के लिए मैं बना देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, बढ़िया। जिस हिसाब से सॉल्यूशन कर रखा है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये पढ़ने यहां पर। समलंब क्या होता है, जिसमें कोई सा भी एक युग्म समांतर हो, ठीक, AB समांतर DC। अब त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, ठीक, EO समांतर DC खींच दी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, त्रिभुज ABD में EO समांतर DC, ठीक है, आगे दे रखा होगा पेज पर, ये दे रखा EO समांतर DC, तो AE बटा ED, AE बटा ED, फिर बना दे अपन, क्या दिक्कत है। ये लो, इस पेज पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है, AE बटा ED, ये भुजा और फिर ये भुजा, फिर क्या दे रखा है इसमें BO बटा OD। त्रिभुज कौन सा मामला है, ADC, ADC ये वाला, AE ये वाला लिया अपन ने पहले, तो AE बटा ED, AO बटा OC, ठीक है। उसके बाद उपरोक्त प्रमेय से दूसरा वाला कौन सा, AE बटा ED, ये वाला इधर का, त्रिभुज ABC, AE बटा EC, AE बटा ED, सूर्य ये दे रखा, AE बटा ED, BO बटा OD, BO बटा OD। अब ये दोनों और ये दोनों तो बराबर है, जब लेफ्ट का मान बराबर तो ये भी बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 और 2, AO बटा OC, BO बटा OD। अब इसको वज्र गुणन कर दिया, इसको तो इधर और इसको इधर ले लिया, AO बटा OC आगे कर रखा होगा, यहां नहीं कर रखा, मैं कर देता हूं, ठीक है। AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ठीक, इसको इधर लेंगे और इसको इधर लेंगे, यहां पर
गड़बड़ हो रही है। ठीक है, सिद्ध करने में ये दे रखा है, तो ये ए ओ, ये ओ सी उधर जाएगा, बी ओ इधर आएगा। ठीक, ये अपना सिद्ध हो गया। यहां देखो इति सिद्धम। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो साफ करते हैं। अब भवन की ऊंचाई 20 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, चित्र दे रखा होगा। मैं बना देता हूं चित्र तुम्हारे। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी ये तो भवन, ये यहां से यहां तक ये संचार मीनार लग गई। एक कोण ये है, एक कोण ये, दो कोण में शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार, संचार मीनार। अब ये तो संचार मीनार का तल, ये उसका शिखर। उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, चलो अब BAC 45, BAD 60 डिग्री। अब आते हैं अपना आगे। ठीक, त्रिभुज ABC में फिर मैं दोबारा बना देता हूं, निश्चिंत रहे आप लोग। ये संचार मीनार और ये भवन। भवन कितना है? 20 मीटर ऊंचा। ये 45 और ये कितना है? 60। चलो त्रिभुज ABC में tan 45 है, इसमें लंब बटे BC बटा 20 बटा AB। BC बटा AB, BC का मतलब 20 दे रखा है, AB की जगह AB। tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, AB को 1 से गुणा करा तो AB बराबर 20 मीटर। समीकरण नंबर 1। tan थीटा बराबर लंब बटे आधा √3 h बटे 20 20। ठीक है, अब ABD, A B और D। ठीक है, यहां पर इसको एज मान रखा है यहां से आता है, तो ये लंब पूरा कितना हो गया? H प्लस 20 और आधार तो AB। ठीक है ना, आधार AB। यहां पर H प्लस 20 और बटे में AB। अब AB कितना आ गया अपने पास? 20 दे रखा है, AB 20, तो यहाँ 20। tan यहां पर 60 लिखना था, ये रहा, यहां लिख रखा है। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है? √। अब यहां पर देखो 20 √3, ये यहां कर रखा है इन्होंने, 20 √3 वज्र गुणन किया H प्लस 20। ठीक है, अब यहां तो ध्यान से समझो, बड़ी उसमें कर रखा है, मैं यहां समझा दूं आपको। ये 20 H प्लस 20 ये आ गया। अब 20 √3 माइनस 20 बराबर H, ये दे रखा होगा इधर। ठीक है ना, ये रहा। फिर अपन ने क्या करा? H बराबर 20 कॉमन ले लिया, जैसे 20 आएगा तो आ गया √3 माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा। ये आएगी अपने पास संचार मीनार की ऊंचाई। ठीक, 20 कॉमन लिया तो √3, जहां पूरी संख्या कॉमन आ जाती है वहां बचेगा
एक। ठीक है, चलो 12वां, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में, ठीक, 5 mm, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल के दोनों ओर लगे प्रत्येक अर्धगोले का व्यास। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चलो अब यहां पर कैप्सूल इसमें बना चित्र में तो देना चाहिए। ये 2 अर्धगोले, ठीक है, कुल लंबाई यहां से यहां तक कितनी है? 14 mm, और इसका व्यास दे रखा है 5, तो इसकी त्रिज्या 5/2 या 2.5। ठीक है, R बराबर, ठीक है। अब यहां लिखते हैं व्यास 5 mm, तो त्रिज्या 5/2 या 2.5 mm। बेलन की त्रिज्या भी वही रहेगी, सेम, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। उसी लंबाई दे रखी है कुल 14 mm। तो उस 14 में से अपन ने क्या करा, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल होता है, एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, साथ में 2 अर्धगोले जो कि मैंने आपको चित्र के द्वारा समझे थे। ठीक, देखो यहां पर ये 2 अर्धगोले, तो ये भी और ये भी 2 अर्धगोलों का 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन लिया, h प्लस 2r। ठीक, 2 × 22/7, r की जगह 5/2, h की जगह 9 जो भी यहाँ अपन ने निकाली थी, 2r 5 × 2। अपन चाहे तो 5/2 की जगह 2.5 का भी उपयोग कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया तो 9 + 5 बच गया, 9 + 5 का मतलब 14। यहां भी क्या हुआ, इस 2 से 2 काट दिया, 22 × 5 = 110/7, 7 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 को 110 से गुणा करो 220 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसका अर्थ आता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए आकृति में, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या इतनी हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ठोस वस्तु के दोनों तरफ लगे प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या r = 3.5। ठीक है, दोनों तरफ बेलन की त्रिज्या 3.5। ठीक, इस तरह वो कहना चाह रहा है। यहां पर देखिए, ये एक ठोस वस्तु है बेलनाकार। अब दोनों तरफ 2 अर्धगोले निकाले गए, इस तरह दोनों अर्धगोले यहां से निकालने पड़े, निकाल लिए। एच दे रखी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर अपने देख रहे थे, चित्र बना दो आपस में, कुछ हो जाता है व्यवधान। स्मार्ट बोर्ड है भाई, ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसमें क्या है, थोड़ा सा कट कर दो ना, इस तरह बारीक बारीक लाइनें की थी मैंने, ये कट कट हो गया था इसमें थोड़ा सा, इसलिए ठीक है। चलो अब ये 2 अर्धगोले,
यहां से यहां तक ये h बराबर 10। r कितनी दे रखी है 3.5, साथ है इसका व्यास। तो ठीक है h बराबर 10। ठीक है, अब यहां देखो, अब अपन को क्या याद करना है, बेलन के संपूर्ण गोले निकालने के बाद, अब ध्यान से समझना, गोले निकालने के बाद अपने इसमें कहां कहां पेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो जगह खाली होगी कैसे, बेलन की, ये पूरा बेलन वक्र पृष्ठ इस तरह घुमा के, ठीक है, चारों तरफ। अब प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां प्रश्न उठता है कि अर्धगोले तो बाहर आ गए, तो यहां बाहर आने के बाद उसमें खाली जगह बनती है भाई। देखो मैं चित्र द्वारा समझाऊं, मेरे पास एक मुद्दा है, मैं समझाऊं आपको। अब ये तो है वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, पूरा दिख रहा होगा, ये तो वक्र पृष्ठ पूरा। अब मान लो अपन यहां पर ये अर्धगोला निकाल लेते हैं, तो ये अंदर अगर पेंट करने की जरूरत होगी ये, तो यहां पर और यहां पर अंदर की तरफ, और यहां पर भी अंदर की तरफ करना पड़ेगा। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ और उसका 2 अर्धगोले, ये यहां से यहां तक, ठीक, ये खाली हो जाएगा इस तरह। अब ये जगह बची, यहां पर भी अपन को पेंट करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी, और इसमें सारे पे, इस सारे को बोलते हैं 2πrh। और 2 अर्धगोले, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक, खोखले हो गए। जैसे अपन होती है ना दीवार, उसमें से खोद कर हमारे निकाल लेते हैं, या आड़ा निकाल लेते हैं, सारा निकाल, तो उसको भी पेंट करते हैं, तो क्षेत्रफल तो जुड़ेगा। तो यह क्षेत्रफल जुड़ गया, प्लस 2πr कॉमन ले लिया, तो h प्लस 2r। अब 2/22/7, r की जगह 35/3.5 थी r, अर्थात r बराबर 7/2, ठीक, 10 प्लस 2 इंटू 3.5, इसको इससे गुणा किया 7। अब यहां देखो कट गया ये 2 से, तो ये 7 से तो 35 कट गए, 2 से अच्छी तरह काट देंगे अभी हम, ठीक है, 7 से काटो 5 बार, ठीक है, ये अच्छी तरह 2 से काट दो 5 बार, 5 से 5 क्या बचा 22, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7.0 अर्थात 7, 10 और 7 17, ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो 374 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आया। 13वां, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, अब क्या करना है, बहुलक। यहां पर सबसे बड़ी बारंबारता 61 है। बहुलक क्या होता है, जिसका उल्लेख बहुत बार हुआ हो, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। यहां पर सबसे अधिक बारंबारता क्या है 61, और उसके सामने क्या दे रखा है 80 और 60 और 80, ये कहलाएगा अपना बहुलक वर्ग। अर्थात जब अपन सूत्र लगा के सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो 60 और 80 के बीच में इसका आंसर आना चाहिए। करते हैं, बहुलक का सूत्र होता है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब देखो l क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग 60। f1 सबसे बड़ी बारंबारता f1, उसके आगे की f0, उसके बाद की f2। h बराबर वर्ग का अंतर, कितने कितने का डिफरेंस है 20 का, ठीक है। चलो 60 प्लस घटाया 9, 2 को 61 से गुणा करा 122, माइनस माइनस जुड़ गया 90, ठीक है। अब इंटू 90 एज की जगह क्या सॉरी 20, 60 प्लस 20 को 9 से गुणा करा 180। अब इसको काट दिया 4 के पार्ट से, तो कितना आया 45/8। 60 का तो 60, 8 का भाग 45 दिया 5.625, इसका आंसर आया। 8 का भाग इसमें दिया तब 60 और 5 65, 65.625 इसका आंसर हो गया।
निम्न बंटन का माध्य ज्ञात। अब माध्य ज्ञात करते हैं। बहुलकता इसी प्रकार माध्य के 65 85 ये सब दे रखी है, उसकी वर्ग अंतराल, उसके बाद उसकी बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल। अब यहां देखो, माध्य ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारता का उपयोग करना पड़ता है, इसके बिना सवाल नहीं आएगा। संचय बारंबारता, ठीक है। कैसे निकालते हैं? देखो, ये 4 का 4 में 5 और मिलाए अर्थात प्लस करें, ठीक। कितना हो गया? 9 में 13 और जोड़े तो कितने हो गए? 22। इस प्रकार ये जोड़ जोड़ के रखते जाएंगे। कितने हो गए? 68। ये वाला टोटल और इसका अंतिम मान बराबर होता है, क्योंकि वो भी तो टोटल ही तो करा था पढ़ने, ठीक है ना बात। चलिए, अब यहां पर n/2 अर्थात n 48 68/2 बराबर 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है? 42। कितनी है? 42, ठीक है। कितनी है? 42। कितना है यहां पर? 42, ठीक। अब यहां सूत्र जब हल करेंगे तो ये तो n/2 में लिखूं, फिर दोबारा 68/2 बराबर 34। इससे बड़ी क्या है? 42। ये भी बड़ी है लेकिन ठीक बड़ी। इसके सामने क्या दे रखा है? ये माध्यक वर्ग ए एफ, और इसके सामने के पूर्व की जो संचय बारंबारता वो कहलाती है सी एफ। देखो, ये दूसरे उससे लिख रखा है पूर्ण से 42, जिसके संगत वर्ग 125 145। माध्यक वर्ग के कहला है। वर्ग का अंतर कितना? 20 का डिफरेंस है, इनमें से घटाओगे तो, ठीक है। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। 125, 34 में से 22 गए 12। एच बराबर 20 और एफ बराबर 20। एफ बराबर 20 मैंने अभी उधर बताया था आप लोगों को। 20 से 20 घट गया, या 20 से 20 घट गया, क्या बचा? 12। 125 और 12 कितना हो गया? 137, ठीक। तो आज की वीडियो में से सवाल नंबर 13 तक, आगे 2-3 सवाल और है तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। आप लोगों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद, ठीक। और साथ में धन्यवाद उनका भी, निशांस क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड का भी, जो हमारे यहाँ ऑनलाइन भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराती है, ठीक है। और साथ में IIT नीट की तैयारी भी की जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। आप लोगों ने देखा, इसलिए पुनः धन्यवाद देते हुए, ठीक है, आज की वीडियो समाप्त करते हैं।